नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आ जाइए दोस्तों, सभी लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग दैनिक करंट अफेयर। यहाँ पर आपका 2 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ में हम लोग आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए भैया, पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए और शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ में। देखिए, पहला प्रश्न अपना क्या है आज का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, पर्यावरण की दृष्टि से हम अगर इस प्रश्न पर बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से भी याद रखना, क्योंकि कोप की बैठक हुई है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, और इससे संबंधित संपूर्ण आपको नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा। जितने भी प्रकार की जानकारी होगी सभी पहलुओं पर यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है की जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या है। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में मोदी ने, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने, डायरेक्ट मोदी कहना सही नहीं लगता है थोड़ा सा आप लोगों के हिसाब से, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर भाग लिया। किसमें भाग लिया भैया? COP कोप 28 की बैठक में। यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, याद रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोप 28 की बैठक में भाग लिया है। और इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट पहल यहां पर प्रारंभ की है। ग्रीन क्रेडिट पहल प्रारंभ हुई है, इसके बारे में भी बताएगी, ये किससे संबंधित पहल है और इसका आयोजन कहां पर किया गया था। तो भैया ये आपको बताना है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था। इसका आयोजन UAE में किया गया था भैया, याद रखना, UAE में किया गया था इसका आयोजन। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था इसका आयोजन। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, ऐसा तो प्रश्न आपसे पूछा ही जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं आखिर ये कोप 28 है क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, ये किससे संबंधित चीज है। और यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट पहल जो PM मोदी जी ने यहाँ पर बैठ करके प्रारंभ की है ना, UAE के साथ में मिलकर के, तो इसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो देख लीजिए, कोप, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। यह यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम क्या है भैया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसका फुल फॉर्म हमने एक बार आपको बताया है, एक बार और सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। क्लियर? तो यहाँ पर यह जो है एक कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये UNFCCC के सदस्यों का एक प्रकार का सम्मेलन है जो कि वार्षिक रूप से आयोजित होता है अलग अलग देशों में, याद रखना। और कोप 28 मतलब ये है कि 28 नंबर की बैठक है। इस बैठक में कौन भाग लेते हैं? जो कि UNFCCC के सदस्य कंट्री हैं, इनके जो मेंबर कंट्री हैं वही इसमें भाग लेते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, कोप का पहला हुआ होगा, कोप फर्स्ट उसको कह रहे होंगे हम लोग, है ना, कोप सेकंड, कोप थर्ड, इस तरह से यहाँ पर लगभग 28 बार इसका आयोजन हो चुका है। अभी रिसेंटली 28 इसका हुआ है। तो ये जो हुआ UAE में, इन पर इस वाली बैठक में कौन कौन सी चीजों पर फोकस किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, ग्रीन क्रेडिट पहल की प्रारंभ यहाँ पर की गई है। पहला तो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने UAE के साथ में मिलकर के ग्रीन क्रेडिट पहल प्रारंभ की है। ग्रीन क्रेडिट मिलेगा देशों को जो कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए दुनिया भर में काम करेंगे। दुनिया भर का कोई भी देश हो जो पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कोई भी किसी भी प्रकार का काम करेगा, उसको क्रेडिट मिल सकता है, ग्रीन क्रेडिट उसको कहा जाएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उसको धन दिया जाएगा देशों के द्वारा। तो पहली बात तो इस पर यहाँ पर विचार हुआ है, इसको प्रारंभ किया गया है। और इसके अलावा हमारा एक यहाँ पर बहुत ही चर्चित विषय रहा है UAE के साथ में कि हमारे कुछ नौसैनिकों को इन्होंने क्या कर लिया था भैया, यहाँ पर बंदी बना लिया था और उनको जो है फांसी की सजा सुना दी थी, कुछ महीनों पहले की बात है। तो इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर बात की है। पूर्व सैनिकों को, जो नौसैनिक सैनिक रहे हैं, इनको रिहा करने के लिए भी यहाँ पर कुछ बातें हुई हैं। तो ये भी बातें दोस्तों आप सभी को याद रखना है। अब देखिए भैया, कोप 28 के अध्यक्ष कौन रहे हैं, ऐसा प्रश्न अमूमन पूछा जा सकता है कई बार जब रिसेंटली घटना यहाँ पर सम्मेलन किसी प्रकार का होता है और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके तो अध्यक्ष की प्रश्न पूछा ही जा सकता है उससे संबंधित। तो देखिए, सुल्तान अल जावेर इसके क्या रहे हैं, 28 नंबर की जो कोप की बैठक हुई है UAE में, इसके अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर नियुक्त रहे हैं। क्लियर? आयोजन इसका अगर हम देखें तो 2000, अगर हम देखें यहां पर थोड़ा सा, हम यहां पर थोड़ा सा सही कर दें, हाँ, 33वीं नंबर की जो कोप की बैठक होगी भैया, 33वीं नंबर की, अभी तो 28 नंबर की हुई है, 33वीं नंबर की जो कोप की बैठक होगी वो भारत में होगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर कह के आई हैं। ठीक है ना कि भैया इस बार UAE में हो रहा है, अगली बार कहीं और करा लेना, अगली बार कहीं और करा लेना, लेकिन 33वीं नंबर की जो बैठक होगी भारत में करवाएंगे। मतलब कि कोप के जितने UNFCCC के सदस्य हैं वो भारत में आएंगे और यह मीटिंग यहाँ पर संपन्न होगी। अच्छा,
कोप 27 इससे पहले हुई थी, क्योंकि 27 के बाद 28 वाली हुई है, तो 27 कहां पर हुई थी? तो ये आपकी इजिप्ट यानी कि मिस्र में इसका आयोजन किया गया था, मिस्र में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, कोप 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33 की मेजबानी जो है कौन करेगा? ये भारत करेगा, जो कि हमने यहां पर बताया है। क्लियर? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 33वीं बैठक का मेजबानी भारत यहां पर करने वाला है। एक और बात बता दें, भारत में इससे पहले कोप की बैठक कब हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक यहां पर अगर हम बात करें तो 8वें नंबर का कोप की बैठक यहां पर हुई थी। क्लियर? तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है। और दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी। क्लियर? अच्छा, यहां पर एक बात और आपको याद रखना है, कोप इसमें क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर मीटिंग में आते हैं वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं? पर्यावरण के संबंध में डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। कोप 26 की बैठक जब हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए थे, तो उन्होंने इस मीटिंग में, कोप 26 वाली मीटिंग में क्या कहा था कि हम अपने देश में 0 कार्बन एमिशन करेंगे 2070 तक के लिए कसम खा के आए थे भैया वहां पर। कब तक के लिए? 2070 तक की कसम खा के आए थे कि 2070 तक हम 0 कार्बन एमिशन करेंगे। और इसी का परिणाम है कि इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम भारत में थोड़ा थोड़ा ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। और ग्रीन एनर्जी की बढ़ने के साथ साथ में हम जो है ई बाइक, ई कार, ई रिक्शा इत्यादि चीजों को प्रमोट ज्यादातर कर रहे हैं। इसके लिए सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जाती है, ताकि पेट्रोल, डीजल और इसके अलावा इस तरह की चीजों का कम प्रयोग हो, जो कि क्या है, जिनसे पर्यावरण का प्रदूषण ज्यादा फैलता है, उस तरह की चीजें यहाँ पर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये बात आप सभी को यहाँ पर जो है याद रखना है। क्लियर? कोप की पहली बैठक कब हुई थी? सीओपी की फर्स्ट मीटिंग कहां पर हुई थी भैया? तो पहली बैठक आपकी हुई थी बर्लिन में, जर्मनी में हुई थी भैया। बर्लिन में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी, याद रखना। 1995 में इसकी बैठक सबसे पहले हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कुछ अन्य फैक्ट हैं भैया इससे संबंधित, याद रखेंगे आप लोग। सत्यजीत रे, ये एक नाम है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। ये पूरा अवार्ड का नाम है, याद रखना, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड। ये किसे दिया गया है अभी हाल ही में? तो ये दिया गया है माइकल डगलस को दिया गया था। माइकल डगलस को यह हाल ही में दिया गया था। तो यह एक इससे इतर एक अन्य फैक्ट है जिसको आपको सभी को याद रखना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? तो यहां पर इतनी बातें आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में नए सौर मंडल की खोज किसने की है? हाल ही में नए सौर मंडल की खोज किस संस्था ने की? अब ये नया सौर मंडल, देखिए ये तो थोड़ा सा एक रुचिकर विषय हो जाएगा आप लोगों के लिए कि नया सौर मंडल। एक तो सौर मंडल हम पढ़ते आए हैं अभी तक, एक और सौर मंडल आ गया। एक सौर मंडल हमसे यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा सौर मंडल यहाँ पर आ गया। तो समझिए आप, दो सौर मंडल अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, भारत में नहीं है भैया, ये याद रखना आप लोग। तो ये कहां पर है? इसके लिए जो है यहाँ पर, भारत में कैसे हो सकता है सौरमंडल, पहले आप तो यही समझिए ना। तो इसकी खोज नासा ने की है, सौरमंडल ऊपर होगा। ये एक अलग तरह का यहाँ पर एक तारा मिला है। जैसे हमारा सौरमंडल का तारा कौन सा है? सूर्य है प्रमुख तारा। तो ऐसे ही एक नए तारे की खोज हुई है भैया, इसके बारे में याद रखना। नया तारा जो है इसकी खोज हुई है, उसके चारों ओर ग्रह होंगे, उसके चारों ओर ग्रह होंगे, याद रखना। और उसका भी सौरमंडल होगा। क्या होगा? उसका भी एक सौरमंडल होगा। जब एक कोई नया तारा मिला है, किसको मिला है? नासा के द्वारा खोजा गया है। नया तारा है, उसके चारों ओर कुछ ग्रह होंगे, है ना, अन्य तारे भी होंगे। तो इस तरह से मिलाकर के एक नया सा सौरमंडल आपको यहाँ पर बताया गया है। तारे का नाम क्या है भैया? तारे का नाम भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तारे का नाम क्या है। क्लियर? ये आपको थोड़ा बहुत काम करने हैं। तारे का नाम क्या है? अच्छा, जो भी तारा है जिसकी खोज हुई है, इसकी उत्पत्ति 4 अरब साल पहले हुई थी भैया। 4 अरब साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, और यह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी में है। आप बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। पृथ्वी से कितनी दूरी है? 100 प्रकाश वर्ष की दूरी में है, यानी कि हमारा सबसे नजदीकी सौरमंडल है ये। बात समझ में आ रही है? सबसे नजदीकी सौरमंडल कहलाएगा ये आपका। क्लियर? तो इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस नए तारे का नाम क्या है जिसकी हाल ही में खोज नासा के द्वारा की गई है। बात समझ में आई? तो ये आप सभी को यहां पर बातें याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे मिलते हैं। अगले प्रश्न पर थोड़ा सा बात करते हैं। हाल ही में किस शहर का नाम बदल करके चंद्रनगर कर दिया गया है? भारत में कौन सा एक फेमस शहर रहा है जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? चंद्रनगर कर दिया गया है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में एक भैया शहर पड़ता है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद है।
और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, चंद्रनगर कर दिया गया है, याद रखना। क्लियर। फिरोजाबाद का नाम बदल करके यूपी में क्या कर दिया गया है, यूपी का एक शहर है चंद्रनगर कर दिया गया है। अच्छा, यूपी अगर हम देखें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम जनसंख्या में राज्यों के क्रम पर बात करें तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या के हिसाब से आता है आपका क्या, महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका बिहार, चौथे नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और पांचवें नंबर पे एमपी। मध्य प्रदेश अपना जो है भैया ये जनसंख्या के हिसाब से भारत में पांचवें नंबर पर आता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर नाम परिवर्तन की बात हुई है, जैसे कि यहाँ पर चंद्रनगर कर दिया गया फिरोजाबाद का नाम बदल करके, तो ऐसे कुछ बदले हुए योजनाओं के नाम है, उन योजनाओं के बदले हुए नाम आप यहाँ पर थोड़ा सा एक ही बार में देख लीजिए। जैसे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र जो है भैया, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र, इसका नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसका नाम बदल करके किया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अच्छा, अहमदाबाद जो है भैया, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रही है, अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसका नाम क्या कर दिया गया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस, इसका नाम बदल करके किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, अमृत उद्यान, इसका नाम कर दिया गया है। तो ये कुछ बदले हुए नाम है कुछ स्थानों के, और इसके अलावा कुछ जैसे रेल है ये, क्लियर, एक्सप्रेसवे है, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, तो इनके बदले हुए नाम भी आप सभी को दोस्तों याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, चौथा प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो इस एआई सॉफ्टवेयर का नाम आप सभी को यहां पर याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो है इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, ये आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो देखिए इसका सही उत्तर है, यहां पर याद रखना, ये तो उत्तर नहीं है भैया, है ना, इंडियन रेलवे ने इसको, यहां पर कुछ चीजें यहां पर मिसिंग हो रही हैं, ध्यान देना। इसमें हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, सॉफ्टवेयर का यहां पर नाम नहीं देखो यहां पर दर्शाया गया है, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसका नाम देख लेना आप लोग खुद ही, है ना। ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए चलिए छोड़ के जाते हैं, इसका नाम जो है यहां पर क्या बदला, कौन सा नाम यहां पर, कौन से नाम का यहां पर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। चलिए, ये गुजरात में लॉन्च किया गया है खास करके, ठीक है, और इंडियन रेलवे ने इसको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में इसको लॉन्च करने वाला है, ताकि क्या होता है कि रेलवे की ट्रैक पर जो हाथी आ जाते हैं उनको हम ट्रैक कर सकें, और इसके माध्यम से क्या होगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं, क्योंकि ऐसे कई मामलों में हाथियों को ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो ये बात भैया आप लोगों को याद रखना है। इसी के लिए क्या है, यहाँ पर एक जो है आपको बताना है यहाँ पर कमेंट में कि कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है। क्लियर। चलिए, हाँ, वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज जो है ये पुस्तक किसने लिखी है, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है, वेलकम टू पैराडाइज यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना ट्विंकल खन्ना के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ट्विंकल खन्ना के द्वारा यह पुस्तक, आप लोग जानते हैं ट्विंकल खन्ना को, और कुल मिला के यह क्या है, लघु कथाओं का संग्रह है। यह पुस्तक जो है लघु कथाओं की, यानी कि छोटी छोटी कथाओं का क्या है, यह एक प्रकार से संग्रह है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। हाँ, छठवां प्रश्न है आज का, यहां पर ध्यान देना, 7वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। 7वीं नहीं, यहां पर 13वीं है, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो इसका उत्तर क्या भैया, पंजाब। पंजाब ने हरियाणा को हरा करके इसका खिताब जो है जीता है, यह बात आप सभी को यहां पर याद रखना है। अच्छा, यहां पर पंजाब को स्वर्ण पदक मिला है, पंजाब ने क्या जीता है, यहां पर स्वर्ण पदक जीता है, किसको हरा करके, हरियाणा को हरा करके, और यहाँ पर ये कौन सी प्रतियोगिता थी, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप की यह प्रतियोगिता रही है। चलिए, फाइनल मैच कहां पर हुआ था, चेन्नई में हुआ फाइनल मैच, इसका फाइनल मैच कहां पर हुआ, चेन्नई में हुआ। चलिए, तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता, वह 3 स्थान हासिल किए, यानी कि तीसरा स्थान हासिल किया, यहां पर याद रखना, तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता, और यहां पर तीसरा स्थान जो है भैया हासिल किया था। तो तीसरे नंबर पर कौन आया, तमिलनाडु आया, कर्नाटक को हरा करके। इसी गेम्स की बात हम यहां पर कर रहे हैं, हॉकी वाले गेम्स की। चलिए, अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियों पर बात कर लेते हैं। हॉकी से संबंधित कई सारी ट्रॉफियां यहां पर जो है दी जाती हैं आपको, जैसे आगा खान ट्रॉफी है ना, आगा खान ट्रॉफी ये, या फिर आगा खान कप की बात कर सकते हैं।
तो ये हॉकी से संबंधित है। व्हीटन कप ये हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये भी हॉकी से संबंधित है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी यहाँ पर क्लियर, ये भी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, बॉम्बे गोल्ड कप, तो ये किससे संबंधित ट्रॉफी या फिर कप है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो संबंधित है भैया याद रखना यहाँ पर, ये किससे संबंधित है, आपके हॉकी से ही संबंधित है। ये सब लोग यहाँ पर जो है याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान दिया गया है। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसको दिया गया है, तो देखिए अर्शिया सत्तार को दिया गया फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान। क्लियर, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं। इस सम्मान का नाम क्या है, तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, यह इसका नाम है, इस सम्मान का नाम है जो इनको दिया गया है अर्शिया सत्तार को। अच्छा, कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में कुछ पुरस्कार दिए गए थे। जैसे यूएन यूनाइटेड नेशन नानसेन पुरस्कार जो है अब्दुल्लाही मिरे को दिया गया था, अब्दुल्लाही मिरे को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार है, यूएन नानसेन पुरस्कार जो है अब्दुल्लाही मिरे को दिया गया था। और यहाँ पर एक बात याद रखना मित्रों, ये जो पुरस्कार है ये इनको क्यों दिया गया था अब्दुल्लाही मिरे को, क्योंकि इन्होंने विस्थापित बच्चों को मौलिक अधिकार दिलाने की, एक पत्रकार थे अब्दुल्लाही मिरे, मौलिक अधिकार दिलाने की इन्होंने वकालत की थी, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार किसको दिया गया, सफीना हुसैन को दिया गया था, याद रखना। और 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंचे को दिया गया था। 2023 का बुकर पुरस्कार किसको मिला था, पॉल लिंचे को दिया गया था। क्लियर, यह बात आप सभी को यहां पर जो है याद रखना। चलिए अच्छा, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरह से इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर विषय क्या है इसका, सम्मेलन या फिर बैठक से संबंधित है। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्लियर, 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है यहाँ पर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, 40वां तटरक्षक कमांडर सम्मेलन ये क्या है। तो 30 नवंबर 2023 को 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने खोज बचाव और प्रदूषण प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सबसे आगे रहकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की प्रशंसा की है। इसके लिए 3 दिवसीय सम्मेलन था और इसका उद्देश्य समकालीन समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश की तटीय निगरानी प्रणाली को मजबूत करना रहा है। तो ये सारी बातें आपको जो है इससे संबंधित याद रखना है, थोड़ा बहुत इसमें याद पढ़ लेना है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना है। शुरुआत वाले जो क्वेश्चन आपके रहे 6-7 प्रश्न वो जरूर आपको यहाँ पर ठीक तरह से याद करना है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का यहाँ पर क्या उद्घाटन किया है, याद रखना। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है GAF 2023 केरल की राजधानी में 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कब तक होगा ये, 15 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसका विषय क्या होगा, स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद, यह इसका क्या है यहाँ पर विषय रहेगा। क्लियर, जैसे इसमें देख लेना है, महोत्सव में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री के पिनराई विजयन, केरल की सीएम का नाम ही पूछ लिया जाता है कई बार, पिनराई विजयन, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनका नाम भी पूछा गया है कई बार, है ना। आयुष मंत्री वर्तमान में कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह, है ना, रुपुन, श्रीलंका के स्वदेशी चिकित्सक राज्य मंत्री सिसिरा जया कोडी सहित अन्य लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पर जो है फिलहाल चूंकि यह सम्मेलन यहाँ पर महोत्सव हो रहा है आयुर्वेद से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर, तो इस वाले सेशन में हम लोग इतने ही प्रश्नों पर बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिए इस तरह से, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। क्लियर, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ में। और हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि लाइव आने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी दोस्तों देख रहे हैं वो लाइव जुड़ने के लिए मंडे से जो है शाम को 7 बजे से ही लाइव क्लास आपकी रखी जाएगी। तो लाइव क्लास में जुड़ने की भी आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, लाइव जुड़ेंगे आप। क्लियर, और लाइव यहाँ पर कुछ भी चीज होगी तो आप पूछेंगे यहाँ पर। क्लियर, तो लाइव क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्शन लाइव होगा आपके साथ में, तो इससे बहुत थोड़ा सा आपको भी हेल्प होगी, क्योंकि जो भी किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।